Hello, welcome to Northeast PSC. Today we'll be discussing about Suez Canal crisis. ये जो सुइज़ कैनाल है वर्ल्ड ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है. कोल्ड वॉर के टाइम में ये इवेंट हुआ था जहाँ पर जो इजिप्ट के गवर्नमेंट है उन्होंने इसको नेशनलाइज किया था. फिर जो है फ्रांस, इंग्लैंड और इजराइल ने मिलकर इसको रोकने की कोशिश की. इन तमाम इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो. विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. This is me, Nazrul Islam. My name is Nazrul Islam. I have been teaching political science and international relations for the last 3 years. My educations are from Jamia Millia Islamia, New Delhi, and I have mentored people who prepared for TGT and PGT exams. And if you want to know more about me, you can get in touch with me on LinkedIn or X, that is Twitter. Okay. सो स्विस क्राइसिस के बारे में अगर हम बात करें, एक ओवरव्यू समझने की कोशिश करें. इट बिगिन ऑन अक्टूबर 29, 1956. ठीक है, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर दिस इवेंट स्टार्टेड व्हेन इजरायली आर्म्ड फोर्सेस पुश्ड इनटू इजिप्ट टुवर्ड द सुएज कैनाल. तो इजिप्ट का जो है आपका टेरिटरी है, उस टेरिटरी का पार्ट है आपका क्या, सुएज कैनाल. तो इस सुएज कैनाल को कैप्चर करने के मकसद से या फिर उसके ऊपर कंट्रोल पाने के मकसद से इजराइल के जो फोर्सेस है वो सुएज कैनाल में यहाँ पर आके डेरा डालते हैं. ठीक है, तो ये कोशिश करते हैं कि इजिप्ट की जो कंट्रोल है उसको इजिप्ट के हाथ से छुड़वा लिया जाए. सो इट इज़ अ वैल्यूएबल वाटरवे दैट कंट्रोल्ड 2/3 ऑफ द ऑयल यूज्ड बाय यूरोप. उस टाइम की अगर हम बात करें, लगभग 2/3 जो आपका ऑयल यूरोप को जो मिलता है, ठीक है, यूरोप को जो ऑयल की ज़रूरत है उसके 2/3 ऑयल इस रूट से जाता है. ठीक है, ये पर्टिकुलर रूट जो है इसको हम लोग मैप में देखेंगे. ठीक है, ये जो आपका ये हो गया रेड सी. ठीक है, ये नाम है यहाँ पर रेड सी. ये इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन. ये हो गया मेडिटेरेनियन सी. ठीक है, मेडिटेरेनियन सी. और यहाँ पर क्या हो गया आपका, मेडिटेरेनियन सी के उस पार हो गया आपका यूरोप. तो यूरोप को जितना भी ऑयल की ज़रूरत होता है वो उसका 2/3, ठीक है, 2/3 ऑयल जो है इस रूट से पास होती है. तो ये यूरोप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. ठीक है, स्ट्रेटेजिक रूट है आपका ये जो सुएज कैनाल है. इसके पूरी हिस्ट्री के देखेंगे, 1869 में इसको कंप्लीट किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन. तो इसी यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, इजराइल की जो इजराइल जब 1948 में जब बनाया गया तो इजराइल को दिया गया था जो आर्स्टुअल पैलेस्टीनियन रीजन है, उस रीजन में इजराइल को बसाया गया. तो ये लोग क्या कर रहे थे, जो आपका सुएज कैनाल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे. ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो सुएज कैनाल की बात करें, उसकी जो आपका मेडिटेरेनियन सी के साइड में जो ओपनिंग होता है वहाँ पर जो होता है उसका नाम है पोर्ट सईद. और जो अगर हम लोग इस तरफ की बात करें, ठीक है, यहाँ पर है आपका गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा. इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है. तो इन जुलाई ऑफ दैट ईयर, अगर अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में जो है आपका इजराइल की ये अटैक शुरू हो जाती है. तो सुएज क्राइसिस जो है ये शुरू होता है अक्टूबर में. लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि उसी ईयर जुलाई में हम लोग क्या देखते हैं, आई एम एपोलोजेटिक फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइज़. तो उसी साल जुलाई में इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट हैं गमाल अब्दुल नासिर, उन्होंने क्या किया, जो आपका सुएज कैनाल है उसको नेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं. नेशनलाइज एज इन इसको पूरा इजिप्ट के कंट्रोल में लाने की कोशिश करना, क्योंकि इजिप्ट की जो आपका टेरिटरी है, इजिप्ट की टेरिटरी में आता है ये. ठीक है, उस टेरिटरी को मतलब इसको पूरी तरह से इजिप्ट के जो गवर्नमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे, उसके सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाएंगे. क्योंकि इसको जो है आपका ब्रिटिश के टाइम से ब्रिटेन क्या कर रहे थे, एक कॉलोनियल पावर के तौर पे थे. तो ब्रिटेन यहाँ पर बहुत सारा अपना दबदबा मेंटेन रख रहे थे. तो उससे छुटकारा पाने के लिए पूरी तरह से इसको क्या करने की कोशिश किया जा रहा है, इजिप्शियन प्रेसिडेंट इसको नेशनलाइज करने की कोशिश किया. ठीक है, द इजराइलीज वी आर जॉइंड बाई फ्रेंच एंड ब्रिटिश फोर्सेस. जैसे इजराइल ने यहाँ पर अटैक किया उसमें फ्रांस और ब्रिटिश फोर्सेस भी जोड़ दे दिया, कि बोला कि नहीं, यहाँ पर इजिप्ट की जो आपका सुप्रीमेसी है, इजिप्ट की जो आपका हेजीमोनी है, फिर जो आपका इजिप्ट की जो आपका अथॉरिटी है उसको हमें चैलेंज करना पड़ेगा. क्योंकि
अगर इजिप्ट सारा का सारा चीज़ कंट्रोल करने लगेगा तो हमें क्या होगा कि एज ए मतलब इंग्लैंड या फिर फ्रांस की जो इंटरेस्ट है वो खतरे में आ जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने भी शामिल हो गया इस वार में। इट डैमेज्ड रिलेशनशिप्स विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन को भी लगभग उसमें लेके आ गया, इस वार में शामिल कर गया। क्योंकि हम लोग बात करें कोल्ड वॉर के टाइम में, कोल्ड वॉर के टाइम में दो फैक्शन थे, ठीक है। एक था आपका यूएस लेड फैक्शन, एक था यूएसएसआर लेड। तो यूएस लेड फैक्शन जो है आपका कैपिटलिस्ट फोर्सेस थे, ठीक है, और इस तरफ क्या है कि कम्युनिस्ट फोर्सेस थे ये लोग। तो जहाँ पर यूएस के इंटरेस्ट ले रहे हैं वहाँ यूएसएसआर उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी तरह जहाँ पर यूएसएसआर इंटरेस्ट लेने की कोशिश करे वहाँ पर यूएस उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे। जो जैसे ही आपका ये इवेंट हुआ, कैपिटलिस्ट फोर्सेस ने गमाल अब्दुल नसर के नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को जो रोकने की कोशिश किया, वहाँ पर सोवियत यूनियन सोचा कि हम लोग भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो इजिप्ट अल्टीमेटली जीत जाते हैं, ठीक है, और ब्रिटिश, फ्रेंच एंड इजरायली गवर्नमेंट जो है अपने ट्रूप्स को वहाँ से हटाते हैं 1956 के, मतलब दिसंबर 1956 और जनवरी-फरवरी 1957 के टाइम की अगर हम बात करें। सो द इवेंट वाज अ पिवटल इवेंट एमंग कोल्ड वॉर सुपर पावर्स। तो कोल्ड वॉर सुपर पावर्स की बात करें कौन कौन थे? ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, तो ये सब क्या थे? आपका सुपर पावर्स थे। तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, ठीक है। इट्स आउटकम हाईलाइटेड ब्रिटेन्स डिक्लाइनिंग स्टेटस। तो ये इससे पता चला कि ब्रिटेन की जो आपका पावर है, ये पावर जो है या फिर जो स्टेटस है, इट वाज डिक्लाइनिंग, ठीक है, डिक्लाइन हो रहा था। एंड कन्फर्म्ड इट एज अ सेकेंड टायर वर्ल्ड पावर। तो फर्स्ट क्लास जो वर्ल्ड पावर है वो यूएसई है, और जो सेकेंड टायर वर्ल्ड पावर के तौर पे देखा जाने लगा यूके को, दैट इज़ ब्रिटेन को। So domestically, it caused a massive political fallout in Britain and resulted in an economic crisis. तो ब्रिटेन में हम लोग कहते थे इसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है। ब्रिटेन में जो हालत है काफ़ी सही नहीं रहता है, क्योंकि आपने नीडलेसली, एक तो आपका वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक नुकसान हुआ है पूरे यूरोप को। उसके बाद आप इस तरीके की आपका अनप्लैंड और जो आपका इल प्लैंड कहेंगे, ठीक है, अनप्लैंड और इल प्लैंड वॉर में आप शामिल हो जाते हो तो नुकसान होना ही है। और पूरे दुनिया भर में जो है इनका जो इमेज है वो भी ख़राब होने लगा। और इट कॉम्प्लिकेटेड द पॉलिटिक्स ऑफ द मिडिल ईस्ट, थ्रेटनिंग ब्रिटेन्स की डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कॉमनवेल्थ नेशंस एंड द यूएस एंड यूनाइटेड किंगडम स्पेशल रिलेशनशिप। हम लोग क्या देखते हैं, इस टाइम के जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी रिज़ाइन कर लिया था थोड़े दिन बाद ही। तो क्योंकि ये जो इवेंट था काफ़ी बड़ा झटका वाला था और इनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब ह्यूमिलिएटिंग था, ठीक है। एक तो आपको वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। आप जब वहाँ पर गए, आपने क्या किया, एक सॉवरेन स्टेट की जो आपका अथॉरिटी है उसको चैलेंज करने की कोशिश किया। तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, सीरिया कहाँ पर है, जॉर्डन कहाँ पर है, इजराइल कहाँ पर है, ठीक है, इराक हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट, फिर आपका यहाँ पर आएगा एरिट्रिया आएगा, इथियोपिया आएगा, जिबूती आएगा, येमेन आएंगे। ये सारे कंट्रीज़ को आपको देखने की कोशिश करना चाहिए। यहाँ इस तरह से आपका मैप बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। सुइज कैनल की नेशनलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट वाज बिल्ट इन इजिप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ फ्रेंच डिप्लोमेट फर्डिनांड डी लेसेपिस। तो फर्डिनांड डी लेसेपिस एक सुपरवाइजर है, डिप्लोमेट है, उनके सुपरविज़न में जो है आपका ब्रिटिश फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस कंस्ट्रक्शन को शुरू किया गया था आपका लगभग 1859 में, ठीक है, 1859 में। तो ये लगभग 10 ईयर्स लगा इसको कंप्लीट होने में, ठीक है। और ये हम लोग क्या देखते हैं, इसको ऑपरेशनलाइज किया गया 1869 में, ठीक है। इट सेपरेट्स मोस्ट ऑफ द इजिप्ट फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला कौन सा है? ये जो आपका इलाका है इसको हम लोग बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। ये भी इजिप्ट का पार्ट है। और जैसे ही आपने यहाँ से ये कर लिया, ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, सुइज कैनल खोल दिया, तो लगभग जो आपका सिनाई पेनिनसुला जो आपका खुद का टेरिटरी है वो मतलब उसके बीच में एक गैप सा आ जाता है। तो सिनाई पेनिनसुला किसका पार्ट है ये आपको जानना पड़ेगा। इट इज़ पार्ट ऑफ इजिप्ट। तो at 120 miles long, the Suez Canal connects the Mediterranean Sea to the Indian Ocean by way of the Red Sea, allowing goods to be shipped between Europe and Asia more directly. अब अगर हम बात करें इससे पहले क्या होता था कि जैसे आपने ये जब खोला गया, इससे पहले क्या होता था, ये पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के चारों तरफ से घूम के आपका इंडिया में
ट्रेड करना पड़ता था यूरोप से। अगर आपको कोई सी भी चीज़ लाना पड़ता तो ये लगभग 14,000 किलोमीटर हो जाता, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस। तो ये जब आपका 120 माइल्स लॉन्ग ये जो सुएज़ कैनाल जब खोला गया, इसमें इसने क्या किया, सारे डिस्टेंस को एकदम मतलब 1/3 ही कर दिया, बहुत कम कर दिया। तो इससे क्या होगा कि यूरोप और एशिया के बीच में जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज की जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। और इट्स वैल्यू टू इंटरनेशनल ट्रेड मेड इट ए नियरली इंस्टेंट सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग इजिप्ट्स नेबर। जैसे ही इसको आपका 1869 में इसको खोला गया तो देखा जाने लगा पूरे दुनिया भर की जो ट्रेड है यहाँ से आने जाने लगे। तो अब यहाँ पर हर एक छोटे बड़े कंट्री यहाँ पर इंटरेस्ट लेने लगे। अब जब क्यों इंटरेस्ट लेने लगे कि जिसके भी पास आपका सुएज़ कैनाल का कंट्रोल होगा वो अल्टीमेटली पूरे दुनिया के बहुत बड़े तादाद की जो आपका ट्रेड है उसका टैक्स को कलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में इनको काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया, आपका खींचातानी हो गया, रिलेशनशिप बिगड़ने लगा। एंड कोल्ड वॉर सुपर पावर्स बाइंग फॉर डोमिनेंस। तो जो यूएस है वो खुद वहाँ पर डोमिनेंस पाने की कोशिश कर रहा था और यूएसएसआर भी। द कैटलिस्ट फॉर द जॉइंट इजरायली ब्रिटिश फ्रेंच, ये जो इजराइल ब्रिटिश और फ्रेंच अटैक जो हुआ था अक्टूबर में, इसकी पीछे की कारण क्या था, 1956 के जुलाई में गमाल अब्दुल नासिर ने सोचा कि इसको हम लोग नेशनलाइज कर देंगे। इसकी पूरी की पूरी जो आपका कंट्रोल है, पूरा जो अथॉरिटी वो हम खुद के हाथ में लाना चाहते हैं। 2 साल बाद हम लोग क्या देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम लोग क्या देखते हैं, द इजिप्शियन मिलिट्री हैड बिगन प्रेशरिंग द ब्रिटिश टू एंड, मतलब जैसे आपका ये 1956 की बात कर रहे हैं, उसके पहले 2 साल जाए 1954 में। तो 1954 में क्या हो रहा था, 1954 में तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो आपका इजिप्ट का जो मिलिट्री है उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश किया कि आप क्या करें, कॉलोनियल एरा से जब से आप कॉलोनाइज कर रखे थे हमारे इलाके को, यहाँ पर जो आपने मिलिट्री प्रेजेंस रखा था उस मिलिट्री प्रेजेंस को यहाँ से हटाएं, ख़त्म करें। और इस मिलिट्री प्रेजेंस की जो राइट है इनको कहाँ से मिला था, एंग्लो इजिप्शियन ट्रीटी ऑफ 1936। तो ये भी आपको जानना पड़ेगा कि अमेरिका की इंग्लिश ट्रूप्स जो वहाँ पर रह रहे थे ये इस ट्रीटी के थ्रू रह रहे थे, लेकिन जो इजिप्शियन मिलिट्री है वो चाह रहे थे कि आप यहाँ से अपने मिलिट्री को यहाँ से हटाएं। नासिर क्या किया, गमाल अब्दुल नासिर की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, इट ऑल्सो एंगेज्ड इन ए स्पोरेडिक बैटल विद इजरायली सोल्जर्स। तो जो गमाल अब्दुल नासिर की जो फोर्सेस है वो इसराइल के साथ वार करने लगे। नेचुरल सी बात है, अगर आपके घर को खतरा होगा तो आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। जो अपने बॉर्डर कंट्रीज उसके साथ साथ मिलके ये मतलब अपने बॉर्डर कंट्रीज़ के साथ जहाँ पर भी रिश्ते ख़राब होने की संभावनाएं थी वहाँ पर पूरा पुरजोर फाइट देने की कोशिश किया गमाल अब्दुल नासिर की जो मिलिट्री है, ठीक है। एंड द इजिप्शियन लीडर डिड नथिंग टू कंसील हिज एंटीपैथी टुवर्ड द जायनिस्ट नेशन। तो जो आपका जायनिस्ट एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है इसराइल के वहाँ पे, जो कि काफ़ी वायलेंट नेचर के होते हैं, तो फिर जायनिस्ट जो नेशन है जो इसराइल है उसको मतलब उसके लिए कोई मर्सी नहीं दिखाया है गमाल अब्दुल नासिर ने। तो जो आर्म्स है, मनी है, ये इजिप्ट को मिल रहा था कहाँ से, सोवियत से, यूएसएसआर से मिल रहा था, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। किसका दुश्मन, यूएस का दुश्मन क्या होगा, ऑब्वियसली यूएसएसआर का दोस्त होगा। तो उसी हिसाब से इन्होंने क्या किया, आर्म्स और मनी सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड फ्यूरियस विद द यूएस फॉर गोइंग बैक ऑन ए प्रोमिस टू प्रोवाइड फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द आसवान डैम। तो यूएस ने पहले क्या किया था, एक बोला था कि हम लोग नाइल रिवर पे एक डैम बनाएंगे जिसका नाम होगा आसवान डैम, और वो उस प्रोमिस से ये लोग भाग गए, बोला नहीं हम अब नहीं बनाएंगे। तो गमाल अब्दुल नासिर बड़े गुस्सा हो गया कि एक तो आपने प्रोमिस का उसको रखा नहीं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हम तो आस लगाए बैठे थे, हम लोग होप लगाए बैठे थे, आपने सारे होप पे पानी फेर दिया। सो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बोला कि रुको, तुम्हारा सुएज़ कैनाल के ऊपर जो भी मोनोपोली चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे, ये पूरा मैं खुद के हाथ में लाना चाहता हूँ। तो ये करने के लिए आर्म्स और मनी यूएसएसआर से आ रहा था। एंड arguing tolls from the ships passing through the canal would pay for the Aswan। तो सुएज़ कैनाल के थ्रू जितने भी सारे शिप्स आना जाना करते हैं उससे हम लोग को जो भी टोल मिलेगा, जो टैक्सेस मिलेगा, उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग आसवान डैम बनाने के लिए। द ब्रिटिश वेयर एंगर्ड बाय द मूव। ब्रिटिश ने बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई साला हमारे जो हमारा जो अथॉरिटी है उसको अब चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ब्रिटिश यहाँ पर अटैक करने की कोशिश किया इसराइल के मदद से और फ्रांस के मदद से। सुएज़ क्राइसिस कब शुरू होता है,
तो ये हमने बताया कि अक्टूबर 29 को शुरू होता है। 2 दिन बाद ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। ओरिजिनली फोर्सेस फ्रॉम 3 कंट्रीज वी आर सेट टू स्ट्राइक एट वंस। शुरू में क्या किया इन लोगों ने प्लान किया, फ्रांस, ब्रिटिश और जो इजरायली फोर्सेस है ये लोग तीनों मिला के एक साथ अटैक करेंगे। लेकिन ये ब्रिटिश और जो फ्रेंच फोर्सेस है ये लोग थोड़ा लेट हो गया, दे वर डिलेड बिहाइंड स्केड्यूल बट अल्टीमेटली सक्सेसफुल। द ब्रिटिश एंड फ्रेंच ट्रूप्स लैंडेड एट पोर्ट साइड एंड पोर्ट फुआद एंड टुक कंट्रोल ऑफ द एरिया अराउंड सुएज कैनल। तो 2 दिन बाद ही सही मगर ये लोग शामिल हुए। शामिल होने के बाद जो पोर्ट सईद है और जो पोर्ट फुआद है उसका कंट्रोल इन लोगों ने अपने हाथ में ले लिया, कब्जे में ले लिया। लेकिन their hesitation had given the Soviet Union also confronted with a growing crisis in Hungary time to respond। क्योंकि ये लोग 2 दिन बाद आए, ये 2 दिन में स्विस जो आपका सोवियत यूनियन है इसको भी अच्छा खासा टाइम मिल गया रिस्पॉन्ड करने का, ठीक है। तो सोवियत ने क्या किया, दे वर ईगर टू एक्सप्लॉइट अरब नेशनलिज्म। इस टाइम अरब नेशनलिज्म काफ़ी ज़्यादा राइज पे थी मिडिल ईस्ट में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, आर्म्स और एमुनिशन जेकोस्लोवाकिया से इजिप्शियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने लगे from 1955 and eventually helped Egypt construct the Aswan Dam। जो असवान डैम बाद में बनाया गया उसके लिए भी जो है आपका सोवियत यूनियन ने इनको मदद किया, ठीक है। सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव उस टाइम की जो लीडर थे, प्रेसिडेंट थे, ही रेल्ड अगेंस्ट द इन्वेजन एंड थ्रेटेन्ड टू रेन डाउन न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑन वेस्टर्न यूरोप। तो बोला कि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे, इजिप्ट में ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से हम लोग मतलब हिचकिचाएंगे नहीं, वी वोंट बी हेजिटेटिंग फ्रॉम यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। तो बेटर यू एंड दिस ट्राईलेटरल जो भी आपने किया है, इजराइल, फ्रांस, ब्रिटिश मिलकर जो आप अटैक कर रही है ये गलत है, इसको विड्रॉ करिए, ठीक है। अगर नहीं विड्रॉ करेंगे द न्यूक्लियर वेपन इज इन योर वे। अमेरिका इंटरवेंस। यहाँ पर क्या होता है, द रिस्पॉन्स ऑफ प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेजर्ड। तो आइजनहावर ने बोला, सोवियत को बोला कि देखो इस तरह के बेतुकी बातें मत करो कि आप यहाँ पर जो है न्यूक्लियर वेपन कर देंगे, न्यूक्लियर वेपन की इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनता। आप इस जो मैटर है इसकी सीरियसनेस को बेवजह ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। हाउएवर आइजनहावर एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन फॉस्टर डलिस ऑल्सो इशूड स्टर्न वार्निंग टू द फ्रेंच, ब्रिटिश एंड इजराइलीज। तो यूएस के गवर्नमेंट ने भी इन तीनों के ऊपर बहुत वो लगाया कि आप इस तरह के कि जो भी आप कर रहे हैं वहाँ से जल्दी से जल्दी अपने फोर्सेस को विड्रॉ करें, अगर नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाया जाएगा, ठीक है। आपको पनिशमेंट इसकी जो खामियाजा है उसको भुगतना पड़ेगा। तो जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उस टाइम के ड्वाइट आइजनहावर, ही वॉज अपसेट विद द ब्रिटिश इन पर्टिकुलर फॉर नॉट कीपिंग द यूएस इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर इंटेंशन। तो बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, भाई आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी, आप तो पहले हमें बता सकते थे कि आप यहाँ पर अटैक करने जा रहे हैं, कम से कम हमसे सलाह ले लेते, कम से कम हमको एक बार लूप में रखते। तो यूएस थ्रेटेंड ऑल 3 नेशंस विद इकोनॉमिक सैंक्शंस इफ दे परसिस्टेड इन देयर अटैक, ठीक है। द थ्रेट्स डिड देयर वर्क। ये जो थ्रेट दिया गया इसका काम हुआ। क्या हुआ, हम लोग क्या देखते हैं कि जो आपका ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस है ये लोग दिसंबर में अपना फोर्सेस को विड्रॉ कर लेते हैं और इजराइल ने भी यूएस प्रेशर में आके वहाँ से उठा लेते हैं। फाइनली हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका सुएज कैनल है अगले साल नेक्स्ट ईयर मार्च 1957 में इसको रीओपन किया जाता है। द सुएज क्राइसिस मार्क द फर्स्ट यूज़ ऑफ ए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो यहाँ पर जो आपका पूरा टेंशन का माहौल बन रहा था, इसको टेंशन को ख़त्म करने के लिए पहली बार हम लोग क्या देखते हैं, आपका यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर कोई कैजुअलिटी ना हो और जो है आपका वहाँ पर शांति कायम किया जा सकता है, ठीक है। सो UNEF वाज एन आर्म्ड ग्रुप डिस्पैच्ड टू द एरिया टू सुपरवाइज द एंड ऑफ हॉस्टिलिटीज़ एंड द विड्रॉल ऑफ द 3 ऑक्युपाइंग फोर्सेस। तो इनको भेजा गया कि वहाँ पर जो भी आपका शांति प्रक्रिया हो रहा है उसको पूरी करने में आप हेल्प करें और क्या करें कि जितने भी आपका फोर्सेस हैं वहाँ पे, फ्रांस का हो, इंग्लैंड का हो या फिर इजराइल को, उनको वहाँ से जल्द बाहर निकालें। फिर सुएज क्राइसिस के बाद क्या हुआ, इन द आफ्टरमाथ ऑफ द सुएज क्राइसिस ब्रिटेन एंड फ्रांस, वंस द सीट ऑफ वास्ट कॉलोनियल एम्पायर्स, फाउंड देयर इन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड पावर्स वीकेंड। तो ये पहले बहुत बड़ा पावरफुल कंट्रीज़ हुआ करते थे, तो ये हम लोग क्या देखते हैं कि सुएज क्राइसिस के बाद इनको भी रियलाइज़ हो गया कि हमारा जो पावर है वो उतना है नहीं, और यूएस और सोवियत जो है ये दोनों बहुत पावरफुल हो गया और पूरे ग्लोबल अफेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर ये लोग बन गया। उस टाइम की जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है एंथोनी ईडन, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया।
और ये क्या कह दिए, इसके अल्टीमेटली किसका जीत हुआ? इजिप्ट का जीत हुआ। तो इजिप्ट का अगर जीत होगा तो इजिप्ट के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका क्या नाम होगा कि नहीं? तो गमाल अब्दुल नासिर जो है ये बहुत पावरफुल हीरो बन गया, और जो अरब और इजिप्शियन नेशनलिज्म जो उभर के आ रहा था उसकी भरपूर फ़ायदा इन्होंने गमाल अब्दुल नासिर ने उठाया। ठीक है। इजराइल वाइल इट डिड नॉट गेन द राइट टू यूटिलाइज द कैनल was once again granted rights to ship goods along the Straits of Tiran। तो Straits of Tiran कहाँ पर है? Strait of Tiran से स्वीज कैनल इस तरफ से है, तो Strait of Tiran थोड़ा उसके राइट से है, सिनाई पेनिनसुला के साइड से है। तो स्ट्रेट ऑफ तिरान के सहारे जो है इजराइल को क्या बोला गया, आप अपना सामान को आना जाना कर सकते हैं, मगर आप स्वीज कैनल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपने यहाँ इस एरिया की जो पीस है उसको आपने भंग कर दिया था। ठीक है। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद 1956 उसके 57 में इसको रीओपन किया गया, 1967 में 6 डे वॉर हुआ। ये 10 साल बाद फिर से स्वीज कैनल को बंद करना पड़ा। फॉर ऑलमोस्ट ए डिकेड द स्वीज कैनल बिकम द फ्रंट लाइन बिटवीन द इजराइल एंड इजिप्शियन आर्मी। सो इजराइल और इजिप्शियन आर्मी जब भी लड़ाई करना होता था सीधा स्वीज कैनल के बगल में आ जाते थे। 1975 में एज अ जेस्चर ऑफ पीस Egyptian President Anwar al-Sadat reopened the Suez Canal. Today, about 300 million tons of goods pass through the canal each year. लगभग 300 मिलियन गुड्स हर साल यहाँ से आना जाना होता है। अगर आपने देखा होगा 2021 में एवरग्रीन नाम के एक शिप जो है आपका इस ये जो जगह है स्वीज कैनल है यहाँ पर फंस गया था। मतलब ऐसे ये हो गया कि चलते चलते वो मतलब जैसे ऐसे जाना होता है तो ये आके इस तरह से हो गया। आप देख सकते हैं, इमेज में देख सकते हैं, इसका आपने पूरा लाखों के तादाद में मीम देखे होंगे। तो इसकी एक दो डाटा है उसका आप समझ सकते हैं। लगभग दुनिया का 12% जो आपका ग्लोबल ट्रेड है वो इस रूट से जाता है। ठीक है, इस स्वीज कैनल से 120 माइल जो लॉन्ग जो कैनल है इसके थ्रू दुनिया का 12% ट्रेड होता है, विच इज़ अ बिग नंबर। इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट दिस रूट इज। एवरी डे द कैनल इज एबल टू मूव अबाउट 106 लार्ज शिपिंग कंटेनर्स बिटवीन एशिया एंड यूरोप। लगभग 106 बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े शिप, ये जो एवरग्रीन की तरह जो शिप होता है ये हर दिन कम से कम 106 शिप आना जाना करता है। और जब ये एवरग्रीन वाला इंसिडेंट हो रहा था तो इसके ब्लॉकेज की वजह से पूरा एकदम मतलब कई दिन के लिए कोई भी शिप इधर से उधर आ नहीं पा रहे थे। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि पर घंटा लगभग $400 मिलियन पर आवर जो है नुकसान हो रहा था पूरे ग्लोबल ट्रेड में। तो इसका हम लोग देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। ये आपका सैटेलाइट इमेज है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जाता है तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो आपका स्वीज कैनल की जो इंपॉर्टेंस है, स्वीज कैनल की जो हिस्ट्री है हम लोग पूरा यहाँ पर देखने की कोशिश किया। अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।